वेलकम एवरीवन। आज के इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, राइट। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ये ड्रग्स में क्या क्या क्लासिफिकेशन आती है, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के पर्पस से हम इनके सार करेंगे दोनों के, और साथ में हम इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन भी जानेंगे, जो आपको फार्माकोलॉजी में भी हेल्प करेगा, राइट। स्टार्ट करते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव्स क्या होते हैं? सेडेटिव्स वो एजेंट्स होते हैं या वो ड्रग्स होती हैं जो कि कामनेस लाती हैं हमारे अंदर, राइट, जो हमें रिलैक्स करती हैं, जो हमें पेशेंस लाती हैं, राइट। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है या एंग्जाइटी किसी को होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोअर डोजेज़ में सेडेटिव्स देते हैं। सेडेटिव जो है वो एक्चुअल में लोअर डोजेज़ में ही होती हैं, और वो इसी पर्पस से के लिए यूज़ की जाती हैं कि वो पेशेंट को काम करें, उसको रिलैक्स करें, राइट, विदाउट कॉजिंग स्लीप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कॉजिंग स्लीप। नेक्स्ट इज़ हिप्नोटिक ड्रग। हिप्नोटिक ड्रग्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं सेडेटिव के, बिकॉज ये भी काम ही करती हैं, रिलैक्स ही करती हैं, और साथ साथ ड्राउजीनेस फील ला देती हैं पेशेंट के अंदर, मतलब स्लीपी वो फील करेगा पेशेंट, और एक मेंटेनेंस ऑफ स्लीप ये सेट कर देते हैं दैट रिजेंबल्स योर नेचुरल स्लीप। मतलब ये स्लीप ले आएंगे पेशेंट की बॉडी में, और वो स्लीप आपकी नॉर्मल स्लीप जैसी ही होगी। सेडेटिव और हिप्नोटिक के बीच में माइनर डिफरेंस है। दोनों ही बॉडी को रिलैक्स करते हैं, दोनों ही काम करते हैं पेशेंट को। एक स्लीप ले आता है, दैट इज़ हिप्नोटिक, और सेडेटिव जो हैं वो स्लीप नहीं लाते हैं, राइट। जनरली इसके अंदर हम बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करते हैं एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, व्हाट आर सेडेटिव्स एंड व्हाट आर हिप्नोटिक्स। ठीक है, बेसिक डिफरेंस हम कर चुके हैं कि जो सेडेटिव होती हैं वो आपकी स्लीप नहीं लाती हैं, बट काम कर देती हैं, पेशेंट को रिलैक्स कर देती हैं। हिप्नोटिक जो है वो स्लीप लाती हैं, जो कि नॉर्मल स्लीप से आपके रिजेंबल करेगा, राइट। अब सेडेटिव वो ड्रग्स हैं दैट डिक्रीज द एक्टिविटी एंड हैव अ calming relaxing effect. People use these drugs mainly to reduce anxiety. So at higher doses, sedatives usually cause sleep. Drugs used mainly to cause sleep are called hypnotics. Now this is very very important. देखिए माइनर सा डिफरेंस है। अगर आपने सेडेटिव की डोज को ज़्यादा कर दिया, ऑल्दो मैंने ये चीज़ आपको बोली है कि जो सेडेटिव होते हैं वो सिर्फ पेशेंट को काम करते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, लेकिन जब आप सेडेटिव के डोज को ज़्यादा कर देते हो तो वो स्लीप ले आएगा, और जब वो स्लीप ले आएगा तो उसे अब हम सेडेटिव नहीं बोलेंगे, अब हम उसे हिप्नोटिक बोलेंगे। ठीक है, तो वाइस वर्सा भी है आपका। अगर आपके हिप्नोटिक्स हैं जो कि स्लीप को इंड्यूस कर रहे हैं, उसकी अगर डोज आप मिनिमम कर दो, बहुत कम कर दो, और वो स्लीप अब नहीं ला रहे हैं पेशेंट में, तो अब वो बोले जाएंगे सेडेटिव। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स देन इज यूजुअली द अमाउंट ऑफ डोज, राइट। सो लोअर डोजेस हैव अ कामिंग इफेक्ट एंड हायर डोजेस कॉजेज स्लीप, राइट। तो डोज का एक मेन मैटर है कि हाँ उसकी वजह से हमारा सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन शो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम करेंगे बार्बिटूरेट्स की क्लासिफिकेशन एंड बेंजोडाइजेपिन्स की क्लासिफिकेशन। दोनों ही कैटेगरी में हम उनको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, राइट। दोनों में ही आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन आएगी, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन आएगी और शॉर्ट ड्यूरेशन आएगी। अगर हम बात करें, पहले हम बात कर रहे हैं बार्बिटूरेट्स के बारे में। बार्बिटूरेट्स में 3 हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली वो ड्रग्स होती हैं जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर्स हो या फिर उससे ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल योर फिनोबार्बिटॉल या फिर बार्बिटल, राइट। इंटरमीडिएट वाली वो होंगी जो 3 to 6 आवर्स के बीच में फॉल करेंगी, फॉर एग्जांपल एमोबार्बिटल और टैल्बिटल।
देन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली वो होंगी जो लेस देन 3 आवर्स तक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करती हैं. फॉर एग्जांपल पेंटोबार्बिटोल एंड सीकोबार्बिटोल. पेंटोबार्बिटोल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पॉपुलर भी है, यूज़ होती है ज़्यादातर. Then your benzodiazepines, this is the basic structure of benzodiazepines as you can see in the picture. So benzodiazepine की जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी वही 3 सेम कैटेगरी हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, राइट. सो अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 to 3 डेज तक का ड्यूरेशन रहेगा. फॉर एग्जांपल डायजेपाम एंड नाइट्रोजेपाम, राइट. इंटरमीडिएट में आपके 10 to 20 आवर्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहेगा. फॉर एग्जांपल एल्प्राजोलाम जो कि एल्प्रेक्स करके आती है टैबलेट, आपने देखी भी होगी मार्केट में, 0.25, 0.5 और 1 तक की आती है. लोराजेपाम देन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाली आती है 3 to 8 आवर्स तक की, राइट. एग्जाम्पल है इसका ऑक्साजेपाम एंड ट्राइजोलाम, राइट. तो ये है इसकी क्लासिफिकेशन बेंजोडायजेपिन्स की और बार्बिटूरेट्स की. अब बात करते हैं उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आप पहले ये डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों तरह से काम कैसे करती हैं इनकी ड्रग्स, बार्बिटूरेट्स एज वेल एज बेंजोडायजेपिन्स. सो दोनों ही ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस डायग्राम से हम समझेंगे. सी यहाँ पे आप देखिए एक स्ट्रक्चर आपका कलरफुल स्ट्रक्चर बना हुआ है और एक आप ऑरेंज डॉट ऊपर देख सकते हैं जो कि है आपका गाबा, ठीक है. और उसका ये रिसेप्टर है जो कि आपको कलरफुल पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, राइट. सो ये एक पेंटामेरिक रिसेप्टर होता है जिसमें डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा सब यूनिट, बीटा, अल्फा एंड बीटा एंड गामा, राइट. सो गाबा जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अटैच होता है गाबा रिसेप्टर से. गाबा की फुल फॉर्म होती है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड. सो ये गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड यानी कि गाबा रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद क्लोरीन की इन्फ्लक्सेशन शो करता है, मतलब क्लोरीन की कंडक्टेंस कराता है. जो नेगेटिव चार्ज का क्लोराइड आयन है उसको बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर के अंदर पहुंच जाता है. सो ये काम है आपका गाबा का जो कि गाबा रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद शो करता है. अब बात करते हैं बार्बिटूरेट्स की और बेंजोडायजेपिन्स की. तो ये जो ड्रग्स हम देते हैं, जब हम बार्बिटूरेट्स देंगे तो बार्बिटूरेट्स अल्फा और बीटा सब यूनिट पे जाकर अटैच हो जाएगा और गाबा का जो एक्शन है उसको पोटेंशिएट कर देगा. मतलब जो गाबा अपना काम कर रहा है क्लोरीन की कंडक्टेंस, वही सेम काम आपका बार्बिटूरेट भी करेगा और उसके काम को पोटेंशिएट कर देगा, क्योंकि वहाँ पर जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो क्लोरीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एरिया में प्रेजेंट है क्लोराइड आयंस वो ज़्यादा जाएंगे, इंट्रा सेलुलर इनसाइड द सेल वो ज़्यादा जाएंगे. जितने ज़्यादा क्लोराइड आयंस आपके नेगेटिव आयंस अंदर चले गए, जहाँ आपकी सेल्स हैं इनसाइड द सेल, जहाँ पर आपका मेन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अगर वहाँ पर आपके क्लोराइड आयंस ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे तो वहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, राइट. और उस हाइपरपोलराइजेशन की वजह से CNS जो है वो डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एंग्जाइटी को ठीक करना है, हमें जो पेशेंट है उसको काम करना है, उसको रिलैक्स करना है. तो उसको रिलैक्स हम कैसे करेंगे? CNS को डिप्रेस करके, यानी कि हाइपरपोलराइजेशन करके, यानी कि क्लोरीन की कंडक्टेंस करवाकर इंट्रासेलुलरली. सो यही काम है आपका बार्बिटूरेट्स का. देन बेंजोडायजेपिन्स भी आपका जो है गामा रिसेप्टर पे जाके लगता है जो कि गाबा का ही एक रिसेप्टर है. तो उस सब यूनिट पे जाकर अटैच हो जाता है और सिमिलरली गाबा का जो एक्शन है उसी को एनहांस कर देता है, राइट. सो एनहांस कर देगा तो फिर से वही क्या होगा कि क्लोरीन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी. जब क्लोरीन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी तो हाइपरपोलराइजेशन होगी. अब हाइपरपोलराइजेशन मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा अंदर चला गया.
ऑल्दो हमारी जो बॉडी है वो दोबारा से वापस आने की कोशिश करती है नॉर्मल कंडीशन में, तो डिपोलराइजेशन भी स्टार्ट होगी, पॉजिटिव आयंस भी कोशिश करेंगे आने में, लेकिन उसको टाइम लगेगा क्योंकि हमने बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर उस पर अटैच किया है और उसका स्पेस बढ़ा दिया है और क्लोरीन के जो आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, उनको ज़्यादा पहुंचा दिया है इंट्रासेलुलरली, तो वापस से नॉर्मल स्टेट में आने में उसको टाइम लगेगा। इसीलिए पेशेंट को जो है वो ड्राउजीनेस फील होती है, इसलिए पेशेंट जो है वो काम रहता है काफ़ी देर तक, राइट। सो ये आपका एक्शन है बेंजोडायजेपिन्स का और बार्बिचुरेट्स का। आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट इज बार्बिचुरेट्स की अब हम करेंगे सार और उसका बेसिक स्केलेटन और बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है आपका बार्बिचुरेट का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें दो नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होती हैं फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, 3 आपके कीटोन ग्रुप्स हैं सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन पे, आप देख सकते हैं पिक्चर में, और फिफ्थ पोजीशन पे आपके 2 ग्रुप्स अटैच हैं R1 एंड R2। यहाँ पे आपकी कोई भी सब्स्टिट्यूशन लग जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका वो बार्बिचुरेट कहला जाता है। जैसे पिंटो बार्बिटोन में R1 की जगह पे कुछ लगा होगा, R2 की जगह पे कुछ लगा होगा, लाइक दैट, राइट। सो बार्बिचुरेट्स का बेसिक स्केलेटन बच्चों ये है। बार्बिचुरेट्स बनते कैसे हैं? बार्बिचुरेट्स मेनली मेलोनिक एसिड और यूरिया की हेल्प से बनते हैं। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कंपाउंड्स, मेलोनिक एसिड एंड यूरिया, एंड आफ्टर द कंडेंसेशन रिएक्शन इट फॉर्म्स बार्बिचुरिक एसिड, राइट। अब इस बार्बिचुरिक एसिड पे फिर सब्स्टिट्यूशन लग जाती हैं R1 एंड R2, जो भी सब्स्टिट्यूशन लगेगी उसके अकॉर्डिंग फिर वो वाला बार्बिचुरेट कहलाया जाएगा, राइट। बट बेसिक जो है वो मेलोनिक एसिड और यूरिया के ये बने होते हैं, जो बेसिक स्केलेटन है इसका। Now coming to the SAR, structure activity relationship of barbiturates. Now why do we do this SARs in our medicinal chemistry? Because SAR जो है structure activity relationship, यानी कि structure का जो है क्या relationship है activity से। देखिए वर्ड्स को तोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मीन्स स्ट्रक्चर और एक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप है। सो अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हो तो क्या उसकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है या क्या उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, या ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ मॉडिफिकेशन इस तरह की कर दी स्ट्रक्चर में कि उसके बाद वो जो कंपाउंड है वो इनएक्टिव हो गया है, वो अब अपनी थेरापेटिक एक्टिविटी ही नहीं शो कर रहा है। सो इसलिए हमें सार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें चेक करना है कि अगर कोई ग्रुप उसके साथ अटैच होता है या हम करते हैं तो उसकी एक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम सार करते हैं और ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाता है। सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, इसी के बेसिस पे आपका सार जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, हम वापस इस पर आते रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, बोथ हाइड्रोजन एटम इन पोजीशन 5th ऑफ बार्बिचुरिक एसिड मस्ट बी रिप्लेस्ड फॉर द मैक्सिमल एक्टिविटी। 5th पोजीशन पे जो आपका अटैच है, 5th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन अटैच हैं, यहाँ पर आप देखिए 5th पोजीशन पे आप 2 सब्स्टिट्यूशंस देख सकते हैं, R1 एंड R2। तो यहाँ पर हमेशा सब्स्टिट्यूशंस होनी चाहिए, इसी की वजह से इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एन एल्काइल चेन इन द 5th पोजीशन एनहांसेस द पोटेंसी अप टू 5 to 6 कार्बन एटम्स। मतलब इसी 5th पोजीशन पे R1 एंड R2 जहाँ पर अटैच है, अगर आप अल्काइल चेन अटैच कर देते हो और जैसे जैसे आप उसकी लेंथ बढ़ाते हो तो वैसे वैसे उसकी पोटेंसी भी बढ़ेगी। लेकिन कब तक बढ़ेगी? जब तक उसके कार्बन एटम्स 5 से 6 के बीच में रहेंगे। उसके बाद अगर आप करते हो तो उसके बाद एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये है इसका सेकेंड पॉइंट। नाउ इसी 5th पोजीशन की अभी बात करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम 5th पोजीशन पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो एल्काइल चेन की हमने सेकंड पॉइंट में बात की। थर्ड पॉइंट जो है आपका, अगर आप ब्रांच्ड कर देते हो चेन को या साइक्लिक कर देते हो या अनसैचुरेटेड कर देते हो तो उसकी वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ब्रीफ हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सैचुरेटेड चेन यूज़ करते हो सेम कार्बन एटम्स की तो वो सेम एक्शन उसका रहेगा, राइट। तो ये है थर्ड पॉइंट। देन नेक्स्ट इज कंपाउंड विद अल्काइल ग्रुप
in the first or third position may have shorter onset and duration of action. अब first और third position पे यहाँ पर आपको कुछ भी attach नहीं करना है. अगर आप NH फर्स्ट और थर्ड पे कुछ भी अटैच करते हो तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, उसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाएगा. द नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय सल्फर. जो आपके 3 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं आपके सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे और सिक्स्थ पोजीशन पे. अगर यहाँ पर आप ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हो सल्फर के साथ तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है. Then so this is the structure activity relationship of barbiturates. Now coming to the benzodiazepines. Benzodiazepines का सार करेंगे अब हम. ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है. आपके पास नीचे वाला स्ट्रक्चर था बट नंबरिंग की वजह से मैंने इसको साइड में ये अटैच किया है. तो आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बेसिक स्केलेटन है बेंजोडाइजेपिन्स का, राइट. और यहाँ पर बेसिकली हम 7th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं. बिकॉज अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जैसे आपके हेलोजन्स हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं, साइनाइड है, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं. सो अगर आप यहाँ पर वो अटैच करते हो तो इसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, राइट. सो ये इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर. देन बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की. तो फर्स्ट पोजीशन पे जो R1 अटैच है वहाँ पर आपको छोटे से छोटा जो ग्रुप है वो अटैच करना है, लाइक मिथाइल आपको ज़्यादातर यूज़ करना है. सो अगर आप छोटे से छोटा अल्काइल ग्रुप या मतलब जो भी ग्रुप अटैच करोगे तो उसकी एक्टिविटी जो है वो सही रहेगी. जैसे कि आप उसमें भी देख सकते हैं SAR of benzodiazepines. The presence of electron attracting substituent means your electron withdrawing group at position 7th is required for the activity. मतलब this is the very important. Then point is position 6th, 8th and 9th should not be substituted. 6th, 8th and 9th. Now you can see 7th पोजीशन है पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है. 6th और 8th यानी कि उस आसपास वाले 6th और 8th पोजीशन पे आपको कुछ भी अटैच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे तो उससे जो है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है. देन अ फिनाइल ग्रुप एट पोजीशन 5th प्रमोट्स द एक्टिविटी इफ दिस ग्रुप इज ऑर्थो और डाई ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड. On the other hand, para substitution decreases the activity greatly. अब 5th पोजीशन पे आप देखिए, ये है इसकी 5th पोजीशन. 5th पोजीशन पे नीचे एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, बेंजीन रिंग अटैच है. तो वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर फिनाइल रिंग होगी तो अच्छा है, एक्टिविटी इंक्रीज होगी. अगर इस फिनाइल रिंग पे आप ऑर्थो या डाई ऑर्थो यानी कि जो 2' और 6' यहाँ पे अगर आप कोई ग्रुप अटैच करते हो तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर आप पैरा पोजीशन पे यानी कि 4' पोजीशन पे अगर आप कुछ भी अटैच करोगे तो जो एक्टिविटी है वो ग्रेटली डिक्रीज हो जाएगी. सो ये है आपका पॉइंट. देन द n सब्सटीट्यूएंट शुड बी स्मॉल. ये मैंने आपको बताया ही था कि जो फर्स्ट पोजीशन पे n का ग्रुप अटैच होना है वो स्मॉल ही होना चाहिए, लाइक योर मिथाइल ग्रुप. ठीक है, तो अगर वो छोटा रहेगा तभी उसकी एक्टिविटी अच्छी आएगी बेंजोडाइजेपिन की, अदरवाइज नहीं. सो ये है आपका सार बेंजोडाइजेपिन का. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ बार्बिचुरेट्स. बार्बिचुरेट्स जो हैं वो ड्राउजीनेस कॉज कर देते हैं, हैंगओवर जो है कॉज कर देते हैं, और एक हमारा एंजाइम सिस्टम होता है P450 उसको इंड्यूस करा देते हैं, राइट. सो ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं. नाउ बेंजोडाइजेपिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं? फटीग हो जाता है, थकान जैसी फील होती है. मोटर इनकोऑर्डिनेशन मीन्स मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज स्लीपी अगर कोई ज़्यादा पर्सन रहेगा, बेंजोडाइजेपिन की वजह से ज़्यादा स्लीप होती है, ज़्यादा स्लीप इंड्यूस हो जाती है. सो वहाँ पे फिर मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, राइट. देन इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल एंड मोटर फंक्शंस, राइट, कन्फ्यूजन, मेंसिया. सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं. नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बार्बिट्रेट्स के, एमोबार्बिटल, फिनोबार्बिटल और पेंटोबार्बिटल. देन सिंथेसिस ऑफ बार्बिट्रेट्स, ये बेसिक सिंथेसिस है बार्बिट्रेट्स की
कि हम जो है एक मेलानिक एस्टर लेते हैं, उसके साथ हम अल्काइल ग्रुप्स को अटैच करवाते हैं। R1 एंड R2 जब आप अटैच करवा देते हो, सो नेक्स्ट आप यूरिया फिर उसके साथ अटैच कर देते हो उसको बेसिक स्केलेटन देने के लिए बार्बिटूरिक एसिड का। सो ये बेसिक सिंथेसिस है, बेसिक स्केलेटन की सिंथेसिस। उसके बाद आप कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म कर सकते हो, जैसे पेंटोबार्बिटोल, सिकोबार्बिटोल, राइट, एंड फिनोबार्बिटोल। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ बेंजोडायजेपिन। इसमें आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर क्लोरडायजेपॉक्साइड की सिंथेसिस का। सो आप ये सिंथेसिस कर सकते हो। देन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ बार्बिटूरेट। सो इनसोम्निया को ट्रीट करने के लिए हम बार्बिटूरेट्स देते हैं, एनेस्थीसिया को ट्रीट करने के लिए हम बार्बिटूरेट्स देते हैं, और एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए भी फेनाइटोइन की एक ड्रग आती है, 100 बार्बिटूरेट है वो, ऑब्वियसली 100-200 की डोज में, तो एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। और यूज़ हैं इसके सीजर डिज़ॉर्डर्स, ऑब्वियसली एपिलेप्सी का है, राइट। तो ये है इसकी जो मेन एवरेज डोज है वो 50 to 100 मिलीग्राम्स होती है, और ये पिल की फॉर्म में आती है, लिक्विड की फॉर्म में भी अवेलेबल है, रेक्टल फॉर्म में एंड इंजेक्टेबल फॉर्म्स में अवेलेबल है। Clinical use of benzodiazepines. It is used as a sedative and hypnotic. It is used to control the seizures, anxiety, alcohol withdrawal and insomnia. So this is all about sedative and hypnotics. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। Stay safe, stay healthy. Thank you so much.